सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंथैल्पी। बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेरे पास अगर एक सिस्टम है वो स्टेट 1 में है और ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्यों? क्योंकि अगर ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो इसका एक अपना पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, और हम अगर ऐसा है तो हम उसको पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टेट 1 में एक सिस्टम था, वो थोड़ी देर के बाद स्टेट 2 में चला गया, लेकिन स्टेट 2 भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है क्योंकि पीवी डायग्राम पे हम केवल इक्विलिब्रियम स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर सकते थे, और यहां पर भी इसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। तो हमने देखा था कि अगर मैं किसी स्टेट को पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो इसकी एक हमने इंटरनल एनर्जी मानी थी U, क्योंकि हमने U का रिलेशन देखा था कि U के इंटरनल एनर्जी का हमारे साथ रिलेशन आया था PV के रिस्पेक्ट में 3/2 PV। तो हमने बोला था कि अगर कोई स्टेट है पीवी डायग्राम पे तो उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, उसको हमने बोल दिया U1। फिर ऐसे एक स्टेट 2 था तो इसका भी एक इंटरनल एनर्जी था U2, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये U1 कितना है या U2 कितना है, हम नहीं बता सकते। हम केवल क्या बता सकते हैं, इसका चेंज, कि अगर ये U1 से U2 गया तो जो मेरा चेंज आएगा डेल्टा U, वो डेल्टा U क्या है, U2 माइनस U1, हम इसी को डिफाइन कर सकते थे। और ये हमने देखा था डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। ये क्या था, ये हीट अब्जॉर्ब या हीट रिलीज। ये क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम था तो ये क्या था, माइनस पी डेल वी। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम था तो क्या था, प्लस पी। जब मैं W की वैल्यू इसमें रखूंगा तो मेरे पास डेल्टा U आ गया Q माइनस पी डेल वी और डेल्टा U Q प्लस पी डेल वी। ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे। देखो बच्चे, अगर मेरे को ये चेंज निकालना है यहां से यहां तक डेल्टा है तो मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो क्या, हीट कंटेंट, ये हीट रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, या इसमें कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज। और दूसरा हमें वर्क का पता होना चाहिए। वर्क कौन सा था, पीवी वर्क, कि सिस्टम ने वर्क किया है या सिस्टम पे वर्क हुआ है। तो केमिस्ट इस पीवी वर्क को अवॉइड करना चाहते थे, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस पीवी वर्क, केमिस्ट इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्टेट फंक्शन H, जिसको हमने बोल दिया एंथैल्पी। देखो, हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को नहीं बता सकते जब तक हमें Q या हीट कंटेंट और वर्क के बारे में पता हो। तो इस वर्क, पीवी वर्क को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मेरे पास अगर ये एक स्टेट एग्जिस्ट करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, तो उन्होंने एक स्टेट फंक्शन और बोल दिया, तो यहां पर इसकी एक एंथैल्पी भी होगी। उसने बोला कि इसकी यहां पर एक क्या होगी, एंथैल्पी। फिर ऐसी अगर स्टेट 2 है तो उसकी भी अपने आप क्या होगी, एक एंथैल्पी। तो ये H1 और H2 है क्या, हम यहां पर इसकी एंथैल्पी को नहीं बता सकते, कितना है हमें नहीं मालूम, ये स्टेट फंक्शन है। अब ये कैसा है, H2, हम H2 को भी नहीं बता सकते, लेकिन हम इसके चेंज को बता सकते। तो उन्होंने क्या बोला कि वो इस पीवी वर्क को अवॉइड करना चाहते थे कि हमें नहीं लेना देना इस वर्क से कि वर्क डन सिस्टम कर रहा है या सिस्टम पे हो रहा है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया टर्म H, उसको उन्होंने बोल दिया एंथैल्पी। तो ये H है क्या, देखो, तो इस हमारे पास ये इक्वेशन थी डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर W की वैल्यू में रख देता हूं माइनस पी डेल वी, तो मेरे पास क्या बनेगा, डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस पी डेल वी। अगर इस Q को मैं यहां पी डेल वी को इस साइड लेके आ गए तो क्या आएगा, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल वी। तो देखो यहां पर क्या उन्होंने बोला, ये क्या है, हीट, ये क्या हो सकती है, रिलीज्ड भी हो सकती है या एब्जॉर्ब। ये डिपेंड करेगा मेरे पास डेल्टा U की वैल्यू पर, और ये वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। तो अब क्या बोला, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जो ये मेरे पास हीट रिलीज और अब्जॉर्ब हो रही है, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, अगर मैं इसी को, अभी तक मेरे पास कोई कंडीशन नहीं लगा रखी थी, मैंने बोला कि अगर जो हीट रिलीज होगी, उन्होंने क्या बोला, जो हीट रिलीज होगी एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसी को उन्होंने बोल दिया दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा H, यानी कि एंथैल्पी चेंज। कहने का मतलब समझो बच्चों, उन्होंने बोला कि अगर मेरा स्टेट, जो हमारा एक सिस्टम था, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, जब स्टेट 1 से 2 में गया तो उन्होंने बोला कि जो एनर्जी रिलीज हुई है या जो गेन करेगा सिस्टम स्टेट 1 से 2 जाने पे एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, एंथैल्पी, यानी चेंज इन एंथैल्पी।
अब यहां पे हमें पता चल, तो हमें नहीं लेना देना उस चीज से कि वर्क सिस्टम कर रहा है या हो रहा है। हमने केवल क्या देखना है कि जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया है तो कितनी हीट वहां पे रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। इसका साइन रिलीज और जो डिपेंड करेगा कि भाई हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है कितना है और इसका क्या साइन है। तो ओवरऑल अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मेरे पास कुछ हीट रिलीज हो रही है या जो उसी को बोला है हम लोगों ने एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की अगर हम डेफिनेशन बोल दे तो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज change in energy stored in the system that is available as heat, that is available as work भी कौन सा, यूजफुल वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखो क्या बोल दिया बच्चे इन्होंने, तो डेफिनेशन क्या बोला कि हमारे पास सिस्टम के अंदर एनर्जी थी, तो कह रहा है वो एनर्जी अगर अवेलेबल हो किसकी फॉर्म में, यूजफुल वर्क की फॉर्म के अंदर एज हीट, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उस हीट को उन्होंने, देखो इस हीट को ही एंथैल्पी बोला है, इस हीट को ही एंथैल्पी बोला है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगा ली कि जो मेरा प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। उस टाइम पे जो हीट हमें मिलती है और उस हीट को अगर मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देता हूं तो उसको क्या बोला है, एंथैल्पी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर है क्या। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चे। हमारे पास फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है। अगर मेरे पास पेट्रोल है तो वहां पे पेट्रोल के अंदर क्या होगा, कंबेक्शन होगा। कंबेक्शन होगा तो क्या होगा, जो उसकी केमिकल एनर्जी हमें किसकी फॉर्म में मिलेगी, हीट की फॉर्म में। उस हीट को ही हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, अपने यूजफुल वर्क। यानी यूजफुल वर्क कौन सा था, मैकेनिकल वर्क। उसके अंदर कुछ साइड भी होगा कि फ्रिक्शन भी होगा, हमारे पास कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा, तो वो नहीं देख रहे। तो कह रहे कि वो हीट जो हीट जनरेट हुई है, अगर उससे हमने जितना यूजफुल वर्क किया है तो उस हीट को मैंने क्या बोल दिया, एंथैल्पी। बच्चे देखो हमें एंथैल्पी के एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा। जो इसकी एप्लीकेशन है एंथैल्पी, वो क्या है, एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, कि फूड के अंदर कितना एनर्जी कंटेंट है, कौन सा एनर्जी कंटेंट, दैट इज अवेलेबल एज यूजफुल वर्क। सेकेंड, एनर्जी कंटेंट ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल के अंदर क्या एनर्जी कंटेंट है, बोन एंथैल्पी एंड बोन एनर्जी। हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड लिखा हुआ है। आप कोई भी खाने की पैक्ड फूड खरीदते हो, चिप्स का पैकेट लिया तो उसके ऊपर लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है कि इट्स कंटेन एनर्जी 150 किलो जूल। अगर आपने ब्रेड का पैकेट लिया उसके ऊपर भी एनर्जी लिखी होती है, इट्स कंटेन सो मच एनर्जी, और उसके नीचे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स लिखा जाता है। आपने मिल्क का पैकेट लिया उसके ऊपर भी लिखा जाता है। जितने भी खाने के आपके पैकेट्स मिलते हैं उन सभी के ऊपर उसकी एनर्जी कंटेंट लिखा जाता है। तो वो कैसे पता चलता है वो एनर्जी कंटेंट है क्या, हम उसके अंदर तो इंटरनल एनर्जी देख के बता नहीं सकते उसके अंदर क्या एनर्जी, एक्चुअली वो एंथैल्पी लिखा जाता है, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, ये एनर्जी की ही एक टर्म है। अब ये एनर्जी कौन सी टर्म है, कह रहे कि जब उस फूड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, देखो क्या ध्यान से समझना, क्योंकि जो ये एनर्जी लिखा जाता है वो एक्चुअली एनर्जी क्या है, जो हीट की फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे पास। ये एनर्जी कौन सा है, क्यूपी, जिसको हमने क्या बोला है, एंथैल्पी। वो दूसरी टर्म नहीं, वो एंथैल्पी की टर्म है। कैसे, अगर मैं एक ऑक्सीडेशन करवाता हूं, लंप का मतलब है किसी टुकड़े का, यानी कि अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर का क्या करवाता हूं, ऑक्सीडेशन, ये शुगर हो गया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो जब प्रेजेंस में होगा तो मेरे पास CO2 प्लस वाटर मिलेगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। तो कह रहा है जो ऑक्सीडेशन है वो दो फॉर्म में करवा सकते हैं, एक तो क्या, बर्निंग इन एयर, एक तो हम एयर में बर्न कर दें, और दूसरा क्या है, बाय ईटिंग शुगर एंड लेटिंग योर बॉडी टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन। हम शुगर को खा ले तो हमारी बॉडी में क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म में क्या, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और हमें उससे क्या मिलेगी, एनर्जी। देखो तो यहां पर क्या किया, तो जो इन दोनों के थ्रू प्रोसेस है, दो अलग अलग मेथड से मैं इसका ऑक्सीडेशन कर सकता था। तो क्या कह रहे हैं कि जो ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी आएगा विल बी आइडेंटिकल, यानी कि जो
हीट रिलीज होगी, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी इसके ऑक्सीडेशन से, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मेरे को क्या मिलेगी, एनर्जी। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। देखो अगर हमने करवाया बर्निंग इन एयर तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैलोरीमीटर, उस कैलोरीमीटर से मैं किसी भी सब्सटेंस का जब उसमें ऑक्सीडेशन करवाता हूं, उसको बर्न करवाता हूं, तो मेरे को पता चल जाता हम लोगों को कि उसके अंदर एक्चुअली कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है। हीट एनर्जी नहीं, एनर्जी रिलीज हुई हो किसकी फॉर्म में होगी, हीट, क्योंकि हीट तो अपने आप में एनर्जी है नहीं। तो हम उस हीट को कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी हीट रिलीज हुई है। तो हमने बोला कि अब इतनी हीट रिलीज होगी, तो हमने बोल दिया कि वो हीट रिलीज होगी किसके ऊपर होगी, वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर करते हैं। तो हमने उसी को बोल दिया, जो हीट रिलीज हुई थी उसको क्या बोल दिया, एंथैल्पी। किसकी इतना एंथैल्पी चेंज आया है जब ये C12H22O11 से ये CO2 और वाटर में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अगर मैंने इसको बोल दिया इनिशियल स्टेट तो ये क्या होगी, फाइनल स्टेट। ऐसे ही ये कन्वर्जन हमारी बॉडी में भी होगा। अगर हमारी बॉडी में भी होगा तो यही हमारा रिएक्टेंट होगा, यही क्या होगा, प्रोडक्ट। तो अब हम बॉडी के अंदर तो नहीं निकाल सकते कि कितनी एनर्जी मिलेगी, इसलिए वो पैकेट पे लिखते हैं, और पैकेट पे लिखते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। तो अब हमें पता चल गया कि जब हम बॉडी में उसका ऑक्सीडेशन होगा, या उसका जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें उतनी ही एनर्जी मिलेगी, थ्योरेटिकल उतनी मिलेगी, लेकिन एक्चुअली ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो कंप्लीट नहीं है, वो डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां पर जो एनर्जी मिलेगी हमें स्लाइटली कम मिलेगी जो पैकेट्स पे लिखी हुई होती है। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम निकालते कैसे यहां पर, तो यहां पे जो हम ये जो कंप्लीट हम डिटेल में करेंगे हमारे थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। तो बोला कि जो बर्निंग इन एयर होती है तो उस टाइम पे जो ये एनर्जी निकली थी इन द एट कांस्टेंट प्रेशर, वो कैसे निकाला जाता है, जिसको हमने एंथैल्पी चेंज बोला है। तो बोला यहां पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये H है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बोला कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं कि हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब मैं CO2 मॉलिक्यूल बनाता हूं। ये हेसला के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे। ऐसे ही H2O जब हम बनाएंगे तो हमें ये H क्या है, इसकी एंथैल्पी कितनी, जब हम वाटर बनाएंगे तो हमें कितनी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं ये बनाऊं C12H22O तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम हेसला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब हमें पता चला कि इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एंथैल्पी चाहिए, इसका भी हमें पता चला। दोनों का माइनस को तो मेरे पास डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास ज्यादा एनर्जी थी, यहां पर कम थी, तो क्या जो एक्स्ट्रा है वो किसकी फॉर्म में रिलीज हो गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर इसको कैलकुलेट कर लिया, उसी को हमने पैकेट पे लिख दिया कि जब हम बॉडी में भी इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारी -5606 किलोजूल एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एट कांस्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी सब कुछ हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, तो उसी को हमने बोल दिया एंथैल्पी। लेकिन ये हमारी बॉडी में इतना नहीं होगा, इससे क्या होगा, कम अमाउंट में ही होगा। ऐसे ही हमारे पास अगर हम दूसरी बात करते हैं एनर्जी कंटेंट ऑफ फ्यूल्स। देखो फ्यूल है, हमारे पास कोल भी था, हमारे पास पेट्रोल भी है, हमारे पास डीजल भी है, लेकिन उन सभी के अंदर जब हम सभी को बर्न करते तो हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती, एक में कम होगी, एक में ज्यादा। जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोल देते हैं एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। इसलिए हम बेटर सोर्स जनरेट करने की, एनर्जी सोर्स करने की हमारी रिक्वायरमेंट देगी, ताकि हमें बेटर क्या मिले, ज्यादा एनर्जी मिले। वो एनर्जी किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, सेम हम कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की यूज करके करते हैं कि कितनी उसके अंदर हमारी जो हीट रिलीज हुई है, उस हीट को ही हमने क्या बोल दिया, हमारा एंथैल्पी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। तो यहां पर अगर हम सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो एंथैल्पी हाइड्स वर्क। हमने इस टर्म्स की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये इसको वर्क को हाइड कर देता है, एज इट्स इनकॉर्पोरेट दिस पीवी वर्क, इसी के अंदर वर्क होता है। तो हमने नहीं देखा, जब हमने फ्यूल को बर्न किया, नॉर्मली ऑक्सीडेशन किया एयर के अंदर इन द कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी वर्क की। वर्क उसने फ्यूल ने किया, फ्यूल के ऊपर किया, हमारे सिस्टम ने किया, नहीं किया, हम उस वर्क को ही इग्नोर कर देते हैं। हम केवल एक ही कंसेप्ट देखते हैं कि कितनी हीट रिलीज हुई है या कितनी एब्जॉर्ब हुई है, वही है हमारी एंथैल्पी, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर हम वो करते हैं। तो ये इस वर्क को छुपा देता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी के केस में ऐसा नहीं है, हमें इसका पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एंथैल्पी के केस में हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था एंथैल्पी का कंसेप्ट।
ऐसे ही हम एंथैल्पी से हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे केमिकल्स बॉन्ड होते हैं, कितनी उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, कितना वीक है, वो हम इस एंथैल्पी के थ्रू निकालते हैं। वहां पे जो एनर्जी लिखी होती है वो एक्चुअली एंथैल्पी लिखी होती है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हीट कैपेसिटी, इसको हम सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम और सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि अगर हम हमारा जो सब्सटेंस उसका 8 डिग्री टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम उसको हीट देंगे उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। जनरली इसका सिंबल होता है C इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा टी। क्यों? क्या? हीट सप्लाई, हम सप्लाई किया है, और डेल्टा टी क्या? ये 1 डिग्री होगा क्योंकि हमने किसके लिए किया है? 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। ये हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने देखा था क्या कि इसमें यहां पे अमाउंट फिक्स नहीं है हमारे पास। अगर कम अमाउंट होगी, से 1 ग्राम, 1 ग्राम की जगह हम 10 ग्राम ले लेते हैं। अगर 10 ग्राम होगा, ये एक 1 kg है, तो 10 ग्राम का अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करूंगा 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उस टाइम पे मेरे को कम हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही 1 kg होगी, उस टाइम पे हमें उसको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। उस टाइम पे उस जो हीट दे रही है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर हमने क्या बोला, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, उसको कम अमाउंट ऑफ हीट दी, तो उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ही राइज करेगा हमारे पास, वो 1 डिग्री से नहीं करेगा, उससे कम करेगा। तो इसी को हम C को इस लिख देते हैं, C इक्वल्स टू स्मॉल चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि यहां पर वो 1 डिग्री नहीं है। तो हम ऐसा भी लिखें तो भी करेक्ट फॉर्मूला है, और ये लिखेंगे तो ये स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और स्मॉल हीट सप्लाई, ये वाला। लेकिन इस हीट कैपेसिटी को ही हम स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं जब हम सब्सटेंस की अमाउंट को फिक्स कर देते हैं। अगर हमने बोला कि हमारा सब्सटेंस 1 ग्राम है, जब वो 1 ग्राम हमने फिक्स कर दिया और उस टाइम पे हम जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करेंगे, तो जो हमें उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। वो हीट तो था, अब उस हीट का जब 1 डिग्री राइज किया टेम्परेचर उसने, हीट ने, तो उसको हमने हीट कैपेसिटी बोला। लेकिन अब उसका स्पेशल नाम दे दिया उस हीट कैपेसिटी को, मैं बोल दूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि अब हमारी अमाउंट सब्सटेंस की क्या हो गई? फिक्स हो गई। वो कितना है? 1 ग्राम। तो इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर सब्सटेंस फिक्स है 1 ग्राम, तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसका टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। कितने से राइज करना में? 1 डिग्री सेल्सियस से। अदरवाइज अगर हमारा सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स नहीं है, वो कितने ग्राम है और हम कितने से राइज करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको स्पेसिफिक हीट नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। बच्चे देखो, अब ये C है क्या, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी अलग अलग डेफिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। हम देखते हैं वो कंडीशंस कैसे और क्यों अराइज हुई है। देखो ये हमने लिखा था अभी, एक्चुअली फर्स्ट ला, इसकी डेफिनेशन और एप्लीकेशन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये क्या था? डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W, और अगर मैं W की वैल्यू रख देता हूं तो P डेल V, तो ये डेल, अब इस Q को इस साइड लेके आ गए और P डेल V को इस साइड लेके, तो ये क्या? Q इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V, ये हो गया। अगर मैं स्मॉल चेंज के लिए करता, तो स्मॉल चेंज के लिए मैंने किसको du लिखा, इसको ये स्मॉल चेंज इन Q लिख दिया, और ये स्मॉल चेंज इन W। अब इस P को हमने लिखा PdV। अब यहां से ये क्या आ गया? स्मॉल चेंज इन Q इक्वल्स टू du प्लस PdV। दोनों ही करेक्ट है, स्मॉल चेंज के लिए था, ये लार्ज चेंज के लिए था। अब देखो C, अगर मैं इसके अंदर इस एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं तो C क्या है? स्मॉल चेंज इन हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय dt। अब इस की स्मॉल चेंज इन Q की वैल्यू क्या है? वहां से du प्लस PdV डिवाइडेड बाई क्या हो गया? dt। तो यहां पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब यहां पर इसके वजह से अब हमारी दो कंडीशन हो गई क्या? तो हम इसको C को डिफाइन कर सकते हैं एट फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम में हमारा कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V 0 है, अगर हम वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहे तो उसको हम डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूं तो फिर मैं बोल देता हूं हीट कैपेसिटी यहां पे फिक्स कर दिया, या फिर दूसरा कर देते हैं वॉल्यूम हमने फिक्स नहीं किया, वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज होगा। तो यहां पर हम कर देते हैं एट फिक्स्ड प्रेशर, यानी कि यहां पे डेल्टा V नोट इक्वल्स टू 0। तो जनरली हमने अभी जो बोला था कि C को हमारी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जब हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं तो अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस
डिफाइन करते हैं तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखते हैं ये है क्या, इसका क्या मीनिंग है। सो नाउ फर्स्ट वी डिफाइन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारा सिस्टम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम उसको हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। देखो हमने माना कि हमारे पास ये सिलेंडर था, उस पर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वेट अंदर गैस है हमारे पास और ये मोनोटोमिक गैस है और वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हम इसका एक टेम्परेचर राइज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें तो हमें इसको टेम्परेचर तभी राइज कर सकते हैं जब इसको हम हीट सप्लाई करेंगे। अब हमने इसको वी हैव टू सप्लाई, हमने हीट सप्लाई किया बट ये एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, बट द सिस्टम इज नॉट डूइंग एनी वर्क। क्यों? क्योंकि ये जो यहां इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, ये वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बेशक जब भी हम हीट करें उस टाइम पे भी वॉल्यूम कैसा है, फिक्स। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, जब हमने हीट स्टार्ट नहीं किया तब भी वॉल्यूम था, जब हमने हीट करके इसको 1 डिग्री राइज इसका टेम्परेचर इंक्रीज करे तब इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो V तो कांस्टेंट, तो dV क्या हो गया, 0। इसका मतलब जब वॉल्यूम ही एक्सपेंड नहीं होता W क्या होता है हमारे पास, PdV या PdV इस तरीके से, या हमारे पास W क्या था, ये P del V। तो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो ये क्वांटिटी तो क्या होगी मेरे पास, 0। तो ये PdV क्या हो गया मेरे पास, 0। तो यानी कि सिस्टम ने कोई वर्क नहीं किया। अब देखो, अब जो हमने हीट सप्लाई की उससे क्या हुआ, तो ऑल द हीट सप्लाइड विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। जो हमने हीट सप्लाई की है उससे टेम्परेचर तो राइज हुआ है, तो करेक्ट टेम्परेचर राइज हुआ है, तो जो हमने हीट सप्लाई की उससे इसकी इंटरनल एनर्जी राइज हुई है। सारी की सारी हीट हमारी यूज हो गई उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। कैसे, देखो हमें पता था हमारा टेम्परेचर क्या हुआ है, राइज 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज हुआ। कैसे हुआ, जब हमने उसको क्या किया, हीट किया। अब जब टेम्परेचर राइज होता है तो हमें पता है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पता है हमारे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम उनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। जब भी हम टेम्परेचर राइज करते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और क्योंकि मोनोटोमिक गैस है तो इसके पास केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इंक्रीज होगी। और हमने ये देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी यू पे। ये यू यही तो होता है, ये जो हमने लिखा है 3/2 RT, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है, इंटरनल एनर्जी में हमने किया। देखो क्या, हीट किया, टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो सारी की सारी जो हीट हमने दी है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हुई है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था C ये वाला, तो हमने यहां पर इस स्मॉल चेंज इन Q की वैल्यू पुट अप कर दी। ये भी हमने एक्सप्रेशन लिखा था, तो Q क्या था, क्योंकि हमारे पास यही था Q। हमने क्या लिखा था अभी, Q हमने लिखा था यहां पर ऐसे du इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस PdV, सॉरी माइनस PdV, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डेल क्यू क्या आ गया था, du प्लस PdV। तो यहां पे इसके अंदर जब वैल्यू रखी और डिवाइडेड बाय dt क्या, दोनों टर्म। लेकिन अब हमने क्या किया, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो dv क्या हो गया, 0, तो PdV टर्म, तो ये वाली जो कैंसिल टर्म हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट। तो यहां से क्या है, CV, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया हम लोगों ने, तो du बाई dt। और जब हम इसको ऐसे लिखें या ऐसा कर ली, क्योंकि जब हम कांस्टेंट कोई चीज लगा देते हैं तो उस टाइम पे हम इसको d को करली से दिखा देते हैं, तो CV इक्वल टू करली u बाई करली t एट कांस्टेंट v। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी, किसकी वैल्यू क्या है, तो CV क्या हो गया, du बाई dt या करली u बाई करली टी एट कांस्टेंट v। यहां पे भी v कांस्टेंट ही है। तो देखो हमें पता था कि u क्या हो गई, 3/2 RT। यहां पर ये 3/2 nRT नहीं लिखा मैंने, क्योंकि n को मैंने क्या माना, ये 1 मोल के लिए, तो ये क्या हो गया 3/2 RT। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और कौन सी है, ट्रांसलेशन वाली मोनोटोमिक गैस। अगर मैं इस u की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख दूं, यहां पे रखो, यहां पे कोई चीज नहीं, एक ही बात है वो। जब अगर मैं रख देता हूं 3/2 RT, 3/2 R कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d बाई dt कैंसिल हो गया, तो CV की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 R। आप ऐसे लिखो या ऐसे, तो मोनोटोमिक गैस के लिए जो वैल्यू आती है हमारे लिए किसकी, हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कितनी आती है, 3/2 R। ये मोनोएटॉमिक के लिए, क्योंकि इसके अंदर दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास डाइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो क्या होगा बच्चों, तो देखो हमने ये डिफाइन किया था U इक्वल्स टू F/2 nRT। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ
फ्रीडम, ये हमने लिखा था, अभी हम देखते हैं और इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पर अगर n की वैल्यू 1 मोल के लिए कर दूं तो ये क्या होगा, U इक्वल टू F/2 RT। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास फॉर डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। हम तो एग्जांपल लेके करते हैं, डाइएटॉमिक का एग्जांपल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन के केस में जो F की वैल्यू होती है वो F की वैल्यू होती है 5, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जो उसमें भी मोनोटॉमिक में था, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और प्लस 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। इसमें हमारे पास 2 रोटेशनल होते हैं इस हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर ये नॉन लीनियर होता तो जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3 होते हैं। अभी हम पॉलीएटॉमिक का एक एग्जांपल करके देखेंगे, तो ओवरऑल जो मेरे पास F की वैल्यू आएगी हाइड्रोजन के केस में कितनी आएगी, 5। अगर मैं यहां पे 5 रखूंगा तो U की वैल्यू आएगी 5/2 RT। देखो हमने एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो हमने बोला था हाइड्रोजन के अंदर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके साथ उसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। लेकिन ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही हमें दिखाई देते हैं। तो क्या हो गया, तो नॉर्मली जो हीट कैपेसिटी होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। देखो कैसे हो गया, कह रहे कि अगर 50 केल्विन टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो कह रहे कि ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही दिखाई देगा हमें हाइड्रोजन में, बेशक से डाइएटॉमिक है, और जिसका जो दूसरा रोटेशनल मोशन है वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमें F की वैल्यू मिलेगी 3, क्योंकि जो ये डिग्री ऑफ रोटेशनल था वो फ्रीज हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे। तो हमें F की वैल्यू 3, तो U इक्वल टू 3/2 R, तो CV क्या हो गया 3/2 R। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो यहां पर ये एक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब 3 ट्रांसलेशनल रोटेशनल कितने, 2, तो F की वैल्यू आ गई 5, तो U इक्वल टू 5/2 RT, CV की वैल्यू क्या आ गई 5/2 R। अगर हमारा टेम्परेचर हमने और ज्यादा इंक्रीज कर दिया लाइक 3200 केल्विन, तो कह रहा है कि इस टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो गए, एक्टिव। नॉर्मली डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं होते, वो पॉलीएटॉमिक में होते हैं, जब जहां से जिसमें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आ जाता है, यानी कि जो लीनियर ना हो, एक ही लाइन या एक ही प्लेन में ना हो, मेरे पास एक ही स्ट्रेट लाइन में ना हो, एक टाइप से हम बोल सकते हैं। तो यहां पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो जाते हैं, तो टोटल F की वैल्यू आ जाती है 7 इस हाई टेम्परेचर पे, तो U 7/R2, तो CV इक्वल टू 7/2 R। तो जो हमने देखा कि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो ऑलवेज उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 R। अगर वो डाइएटॉमिक गैस है और टेम्परेचर लो नहीं है, हमारे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर है हमारे पास और थोड़ा सा या अबव है, तो जो उसकी वैल्यू आएगी CV वो आएगी 5/2 R। तो ये था हमारे पास मोनोटॉमिक का एग्जांपल और क्या था, डाइएटॉमिक का एग्जांपल। अब हम डिफाइन करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ लेट वी सी व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम हीट कैपेसिटी देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। देखो C क्या था, स्मॉल चेंज इन Q by dt। अब Q की वैल्यू क्या थी, स्मॉल चेंज du by p dv dt। इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, du by dt प्लस p dv by dt। देखो अब हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हुआ। तो ये हमारा एक सिलेंडर था जिसमें गैसेस का वॉल्यूम V1 था, इसके ऊपर हमारे पास ये वेट रखे हुए हैं। जब हमने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने की कोशिश की, इसका वॉल्यूम V1 था, जब हमने हीट किया, क्योंकि हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहते थे, क्या हुआ, जब ये राइज हुआ तो इसका वॉल्यूम यहां से यहां तक एक्सपेंड हो गया। इसने वर्क ऑफ एक्सपेंशन किया, यानी कि पहले इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो क्या हो गया V2। V2 ग्रेटर है किससे, V1। इसका टेम्परेचर तो राइज हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन दोनों के अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट। अगर इसमें भी प्रेशर P है तो यहां पे भी प्रेशर क्या है, P। देखो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो तो dV नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि यहां पे वर्क डन, अरे यार बीच में कर दिया कि, हेलो, अरे गुड मॉर्निंग, बाद में बात करता हूं, आपने बीच में फोन कर दिया वीडियो के बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, साइलेंट करना भूल गया था इसको। ठीक है ओके। देखो
गैस ली है, इसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ, इसका प्रेशर P है, इसका वॉल्यूम कितना V1, हम इसका टेंपरेचर 1 डिग्री राइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया तो इसका टेंपरेचर तो 1 डिग्री से राइज हो गया, लेकिन जब हम इसको हीट दिया उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये V1 से कहां चला गया, V2, इसने वर्क ऑफ एक्सपेंशन किया, इसलिए dV नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसने क्यों, क्योंकि यहां पे इसने क्या किया, एक्सपेंशन वर्क। अब देखो बच्चे क्या हुआ, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था, जब हमारा वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट, जब हमने बोला तो उस टाइम पे जो भी हमने हीट सप्लाई की थी वो सारी की सारी हमारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हुई थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर वी सप्लाई हीट टू इंक्रीज द टेंपरेचर, हमने 1 डिग्री राइज करने के लिए किया, बट उसके साथ साथ क्या हुआ, सिस्टम डज सम वर्क, सिस्टम ने कुछ काम किया, और जब सिस्टम काम करता है तो वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका मतलब सिस्टम ने इस काम को, वर्क ऑफ एक्सपेंशन को करने के लिए अपनी कुछ एनर्जी क्या कर ली, कंज्यूम। तो हीट गिवन विल नॉट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो जो सारी की सारी जो हमने हीट सप्लाई की है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो कुछ ओवरकम करेगी उस एनर्जी को जो कि सिस्टम ने यूज किया है वर्क करने के लिए। सो वी हैव टू सप्लाई सम मोर हीट फॉर द सेम राइजिंग टेम्परेचर। तो हमें सेम, यानी कि सेम का मतलब क्या, 1 डिग्री राइज करने के लिए इस केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि हम टेम्परेचर ही राइज करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे सिस्टम ने कुछ काम किया, तो सिस्टम ने कुछ उसे अपने अंदर से कुछ एनर्जी निकाल दी, और वो एनर्जी जो कम हो गई उसको भी तो हमें ओवरकम करना है, उसको भी हमें कंपनसेट करना है। तो अब हमें उसको कंपनसेट करने के लिए और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो हमने क्या बोल दिया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस W वर्क ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है। अगर हम दूसरी वे से समझे, देखो क्या हुआ था, हम समझते हैं, एक बार एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि हमारे पास जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम किया, क्या लिया था, कांस्टेंट वॉल्यूम, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, मॉलिक्यूल्स किसी काइनेटिक एनर्जी से घूम रहे थे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर था। जब हमने इसका हीट सप्लाई किया तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर तो राइज हुआ, लेकिन इसकी जो ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, जब ये 4 किलोमीटर पर आवर हो गई 1 डिग्री राइज से, तो मैंने क्या बोला कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रही थी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी से, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो सभी मॉलिक्यूल की एवरेज ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमने बोल दिया कि ये इंक्रीज हो गई, तो सारी की सारी एनर्जी किसमें इंक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने में यूज हो गई। अब सेकंड केस, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर किया बच्चे तो क्या हुआ, देखो हमने 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने को तो बोला, मान लिया कि सेल पहले इनकी भी जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर आवर थी, 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जैसे मैं इसको हीट दिया, 4 करना चाहता था, इसने कुछ काम किया, अगर इसने वर्क किया, वर्क करेगा तो इसकी जो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसके वर्क करने से मान लिया कि इसकी जो स्पीड हो गई थी वो क्या हो गई थी, 1.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब 1 डिग्री राइज तभी होगा जब इनकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 किलोमीटर करने के लिए 1 टेम्परेचर तो मैं 1 ही कर रहा हूं, अब हमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा, कि ताकि वो 1.5 से पहले 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि जो ये वर्क किया था, इसने वर्क के टाइम पे जो वर्क किया, वर्क के टाइम पे जो इसने एनर्जी कंज्यूम कर ली, एनर्जी जब कंज्यूम हो गई तो उसकी स्पीड क्या हो गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी को पहले 2 पे लाएंगे, क्योंकि ये वर्क के टाइम पे कंज्यूम हो गई थी। तो इसका मतलब हमें इतनी हीट और देनी पड़ेगी ताकि इसकी पहले 1.5 से क्या आ जाए 2, और फिर 2 से फिर कहां जाएगी 4 के ऊपर। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर के केस में। तो ये आ गया Cp = Cv + W लिख सकते हैं हम लोग। फिर हमारे पास एक्सप्रेशन है कि हम Cp को कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तभी हमने देखा था C क्या था हमारे पास, du + pdu/dt, ये लिखा था, अलग अलग कर लिया था, बट वी नो, हमें पता है क्या, Qp को हम क्या लिख सकते हैं, ये Q कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर
डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, और इसको मैंने क्या लिखा था, डेल्टा एच इक्वल्स डेल यू प्लस पी डेल वी, और स्मॉल चेन के लिए तो डी एच डी यू प्लस पी डी वी। अगर मैं ये डी यू प्लस पी डी वी की जगह डी एच रख देता हूं स्मॉल चेन, तो सी क्या हो गया, डी एच बाई डी टी, और ये किसके ऊपर हम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, तो ये लिख सकते हैं Cp इक्वल्स टू करली एच बाई करली टी पी, या C इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी, इसके नीचे क्या लगाएंगे P, ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ये दोनों एक ही टर्म है, ये करली हम साइन लगाते जब हम बाहर हमने कोई हमारा क्या लगा दिया, कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो हमने देखा था कि जो Cv की वैल्यू थी मोनोटोमिक गैस के लिए वो 3/2R थी मोनोटोमिक गैस के लिए। अब Cp क्या होगा, Cv प्लस W, W क्या होता है Pdv, Pv क्या होता है RT, तो Pdv को मैं क्या लिख सकता हूं RDT, डिफरेंशिएट किया तो ये C के इक्वल होगा क्योंकि R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करें तो ये स्मॉल j टेंपरेचर में आएगा और ये किस में आएगा, वॉल्यूम में। अब Pdv की जगह W Pdv था, Pdv की जगह मैंने RDT लिख दिया, तो यहां से Cp V को सही है, Cp Cv क्या होगा RDT। अब क्या हुआ, हमने टेंपरेचर कितने से राइज किया, चेंज 1 से, मान लेते हैं पहले टेंपरेचर T था, अब कितना है T प्लस 1, तो अब यहां से जब इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये क्या है T प्लस 1 माइनस T 1 ही आ जाएगा, तो यहां से क्या है Cp माइनस Cv क्या हो गया R, तो Cp क्या आ गया Cv प्लस R, और Cv की वैल्यू हमारे पास 3/2R, तो 3/2R प्लस R कितना हो गया 5/2R, यानी कि Cp यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए वो वैल्यू कितनी आती है 5/2R, और यही Cv के ऊपर कितनी आती है 3/2R। तो हमें पता चल गया जो हीट हमें देनी पड़ती है फॉर द सेम डिग्री ऑफ राइज इन टेम्परेचर, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो 3/2R और कांस्टेंट प्रेशर पे 5/2R। हम इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन और देखते हैं कि हम इसको ऐसे Cp की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो जब ये हमने निकाला था कि Cp की वैल्यू निकाली 5/2R, तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, Cp और Cv के क्या बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इस रिलेशन को, जो रिलेशन है वो क्या है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये एक रिलेशन है कि Cp Cv से बड़ा है, कितना है R ज्यादा है, तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं यहां से लेके, अगर ये निकालते जो हमारी बुक्स में डेरिवेशन है वो कैसे दे रखा है, देखो अभी हमने बोला Cp ग्रेटर होगा Cv से, अब Cp माइनस Cv क्या होगा, अब हमने पता है Cp क्या था dH/dt था, कांस्टेंट प्रेशर पे Cv क्या था du/dt था हमारे पास, ये चेंज इन एंथैल्पी आता है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वैल्यू पुट अप करी तो dH/dt माइनस du/dt, लेकिन हमें एंथैल्पी का ये भी पता है कि हमने लिखा था क्या, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस क्या था W, W की वैल्यू हमने वैल्यू रखी माइनस पी डी वी, तो यहां पर W की जगह क्या रखा था हमने माइनस पी डी P डेल V, और अब यहां से Q की वैल्यू आ गई थी डेल U प्लस P डेल V, और इस कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने Q को क्या लिखा था डेल्टा H, तो ये इक्वेशन डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल V। अब क्या हो गया, अगर मैं इसको सिंपल कराऊं तो H इक्वल्स टू U प्लस PV, और स्मॉल चेन के लिए DH इक्वल्स टू DU प्लस PdV, तो यहां पर मैं इस DH की जगह वैल्यू रख देता हूं DU प्लस PdV, तो यहां पर Cp माइनस Cv क्या DU प्लस PdV डिवाइड बाय dt, और आगे क्या माइनस DU बाय dt था, ये तो अभी अब इससे क्या हुआ कि du/dt से du/dt कैंसिल, तो Cp Cv क्या है Pdv/dt, तो ये Cp Cv Pdv/dt, और हमें पता है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस आइडियल गैस P इक्वल्स टू RT, क्योंकि अब हमारे पास क्या Pdv वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो Pdv क्या हो जाएगा RDT, क्योंकि इसमें तो चेंज आ ही नहीं सकता, ये R कांस्टेंट है, तो Pdv की जगह क्या लिख दिया हमने RDT से dt कैंसिल, तो Cp Cv क्या आ गया R, तो ये हमारे क्या हो गया, और Cv को इधर लिया हो तो क्या आ गया Cp इक्वल टू Cv प्लस R। अगर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हमें रिलेशन निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और आप ये डिफिकल्ट लगता तो ये शॉर्ट फॉर्म में Cp इक्वल टू Cv प्लस R, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा कि Cp बड़ा क्यों है, यहाँ पे जो हमने लिखा था कि कुछ हीट कंज्यूम हो गई वर्क डन करने में, तो जितनी एनर्जी वर्क डन करने में कंज्यूम होती है उतने ही टाइम बढ़ा है। अब क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं Cp की कितनी आएगी, क्योंकि Cp की वैल्यू क्या है Cv में प्लस R कर दो, मोनोटोमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू कितनी थी 3/2R, तो Cp क्या हो गया 3/2R प्लस R कितना हो गया 5/2R। देखो मोनोटोमिक गैस के लिए अब हम दोनों का रेशियो देखें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या है 5/2R डिवाइडेड बाय 3/2R, तो क्या हो गया 5/3, तो इस Cp/Cv को कांस्टेंट को मैं गामा से सिंबल कर देता हूं, ये कांस्टेंट होता है, तो मोनोटोमिक गैस के लिए ऑलवेज इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या थी 1.66, ये फिक्स है।
तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई मोनोएटॉमिक गैस है तो उसकी मैं रेशियो देखता हूं, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऑलवेज एक फिक्स क्वांटिटी आता है, वो कितना आता है 1.66। लेकिन ये डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के केस में ऐसा नहीं आता। देखो क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर लीनियर डायएटॉमिक था, अभी हमने Cv की वैल्यू निकाली थी डायएटॉमिक के केस में, वो 3/2 आर भी आ सकती थी, 5/2 आर भी, 7/2, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो Cv की वैल्यू थी वहां पे कितनी थी 5/2 आर। अब Cp का रिलेशन क्या था Cv प्लस आर, तो डायएटॉमिक के केस में रूम टेम्परेचर पे वैल्यू थी 5/2 आर, तो प्लस आर कितना गया 7/2 आर, तो Cp आ गया 7/2 आर, Cv 5/2, तो गामा क्या है Cp/Cv 7.5 ये कितना है 1.4। तो डायएटॉमिक के केस में जो गामा की वैल्यू वो आती है 1.4। तो ये था हमारे पास हीट कैपेसिटी। जनरली हम हीट कैपेसिटी को दो कंडीशंस पे डिफाइन करते हैं, आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर और आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट जब प्रेशर पे डिफाइन करते हैं, जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू थी वो ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कुछ एनर्जी यूज हो जाती है डूइंग वर्क, तो हमें उसको भी कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। और हमारे पास एक रिलेशन आता है दोनों में कि Cp = Cv + R। तो ये था हमारे पास हीट कैपेसिटी।